हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरपीटन करियर में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमबीए इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये कोर्स है क्या, किस किस को करना चाहिए। वैसे मैं बता दूं आपको कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल कोर्स है। देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और आने वाले 10 से 12 साल 15 साल इंडिया के हैं बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होने के। ठीक है, तो आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा। आप गवर्नमेंट्स की देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखिए, वो लोग फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रोड नेटवर्क हो हमारी कंट्री में। ठीक है, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे और अच्छे से डेवलप करे और एक टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन, मतलब टेक्नोलॉजी से भरपूर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने इंडिया में। ठीक है, इसी चीज़ से फोकस किया जा रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ में डिमांड बढ़ने वाली है। जो भी स्टूडेंट इनको करेगा उनके जॉब्स की भी इंक्रीज़ होगी, जॉब्स भी बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडिया में एंटर करेंगी। फॉरेन की कंपनियां भी होंगी और जो यहाँ की लोकल कंपनियां हैं वो भी होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये तो हो गया, ये कोर्स के बारे में होगा। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर इसकी सैलरी, अगर आप जो जॉब करते हो तो सैलरी क्या मिलेगी, किस सेक्टर में किस टाइप की कंपनियां होती हैं जो आपको हायर करेंगी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, कॉलेज की फ़ीस वगैरह क्या होंगी, सिलेबस क्या रहेगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग सिलेबस क्या रहेगा, आपको पढ़ने को क्या मिलेगा भाई। सब्जेक्ट समझोगे तभी तो पता चलेगा, है ना। तो सब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखेगा इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सो देखिएगा, इस एम जैसे मैंने बता दिया कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, आने वाले टाइम में इस जॉब सेक्टर के बंदों की नीड बढ़ने वाली है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा कंपनियां हायर करेंगी रियल स्टेट पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। गवर्नमेंट्स की भी फोकस है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे उसका फोकस यही रहने वाला है अगले 10-15 साल की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करा जाए। ठीक है, सो एमबीए इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट मैनेजमेंट, आप इसको रियल एस्टेट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। 2 साल का प्रोग्राम होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। ठीक है, इसको बैक कर दूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है। ये तो कॉमन सी बात है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इट्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट इन कंट्री। ये इस चीज़ से रिलेटेड है। इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स होंगे आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो गया, इस टाइप के आगे मैं डिस्कस करूँगा सब्जेक्ट्स के बारे में। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, कॉमन सी बात है, एमबीए के सभी प्रोग्राम्स में आपको मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है, इतने मार्क्स चाहिए आपको एंड शुड हैव अ गुड स्कोर इन एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए। कोशिश करें कि आप टॉप कॉलेज में जाएं। ठीक है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हो सकते हैं, कैट होगा, कैट तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है। कैट अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मैट हो गया, सी मैट हो गया, जेड जी मैट उस चीज टर्म में हो गया अगर आपको अब्रॉड से करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स है, और भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कॉलेज, किस टाइप के आप कॉलेज चूज़ करते हो। खुद के भी कई कॉलेज होते हैं जो कि पर्सनल अपना इंटरेस्ट कराते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो उसके हिसाब से है। तो ये एक बेसिक सी नीड हो गई जो कि चाहिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम। ठीक है, फिर आ जाता है गाइस सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस क्या है, देखिए फर्स्ट ईयर में ना आपको सब कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सभी के सभी, किसी भी स्पेशलाइजेशन के बंदे हो उनको कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो कॉमन सब्जेक्ट्स क्या होंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम कह सकते हो आप इसको, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया। लीगल टर्म में चाहे लीगल सब्जेक्ट भी पढ़ने को मिलते हैं, लाइक किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनी को स्टार्ट करते वक्त, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है उससे रिलेटेड के जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होंगे, जो लॉज होंगे, वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारी कॉमन चीज़ें होती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो अब आ जाती है बात सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में आपके आते हैं भाई इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। आपको चूज़ करना होता है जो भी आपका स्पेशलाइजेशन होता है कि उसमें से आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। वैसे तो मैंने कुछ मेंशन कर रखे हैं सब्जेक्ट जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को पढ़ने को मिलता है, लेकिन आपके कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनके पास वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, उनमें से आपको चूज़ करना होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स यही रहेंगे जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंश्योरेंस। ठीक है, ये थोड़ा स्पेस नहीं दिया, सॉरी। सो ये रहेगा लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। किस टाइप के लॉ होते हैं, किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा क्लियर कर दूं। रूरल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, urban इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, 2 बार आ गया, सॉरी इसके बारे में। एफडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और भी कई सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलने वाली हैं गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, अब आ जाते हैं गाइज मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से करते हो पढ़ाई तो आपको जॉब सेक्टर कौन से मिलेंगे, कौन से ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। तो वो एरियाज हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी। कॉमन सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होंगी वो होंगी रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली। देखो, एक जब कोई बिल्डिंग बनती है, कोई रोड बनता है,
उसमें जो लगने वाली चीज़ें होती हैं ना, उस सब की अपनी अपनी एक कंपनीज़ होती हैं, जो मतलब उसका रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं। वो सीमेंट सप्लाई करने वाली अलग होगी, जो उसके रॉड सरियाज वगैरह लगते हैं किसी बिल्डिंग में, उसका सप्लाई करने वाले अलग होते हैं। ब्रिक्स जो उसके ईंटें बनाने वाली अलग होती हैं। वैसे तो आज के टाइम में ईंटें कम यूज़ हो रही हैं, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, कॉन्क्रीट के मिश्रण से ही बन जाता है सब कुछ। तो डिपेंड करता है किस किस कंपनी के। तो वो सारी की सारी कंपनियाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आती हैं, और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने वाली कंपनीज भी होती हैं। ठीक है, तो रियल एस्टेट मैनेजमेंट फर्म्स, आर्किटेक्चर कंपनीज, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी भी होती हैं जो कि जैसे आप लोकल लोकल टाइप में ले लीजिए। आप अपने आसपास की कॉलोनी में देखिए, जब घर बनते हैं तो ठेकेदार होते हैं। तो ठेकेदार क्या करते हैं कि मालिक के पास जाते हैं, सर इतना मैं इतने में इसको इतने टाइम में बना दूंगा, आप इसका ठेका दे दीजिए मेरे को। तो महीने भर का ठेका ले लिया, मान लो बंदे ने 1.5-2 लाख में मैं कंप्लीट कर दूंगा, 1.5-2 लाख आप मुझे दे देना, बाकी जो रॉ मटेरियल वगैरह लगेगा वो आपका खर्चा। ठीक है, तो मतलब एक बंदे को भी आसानी हो जाती है कि उसको सिरदर्दी नहीं पालनी पड़ती, मेरे को कोई काम करवाना है, वो अपना काम में लगा रहता है, बाकी जो ठेकेदार होता है वो कर देता है। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज भी होती हैं, वो अपने हिसाब से डिसाइड करती हैं कैसे। तो वो थोड़ा बिग लेवल की बात हो जाती है। ठीक है, जब आप इसमें पढ़ोगे ना, तो आप काफ़ी सारी डिटेल चीज़ों को भी पढ़ोगे। ठीक है, फिर आ जाता है रियल एस्टेट फाइनेंस कंपनीज। फाइनेंस करने वाली कंपनीज भी होती हैं। बहुत सारी कंपनियों के पास उस टाइम पैसा नहीं होता है, तो उसको फाइनेंस करने वाली कंपनीज भी होती हैं, कहाँ कहाँ पे फाइनेंस करना है। ठीक है, बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और भी बहुत सारे एरियाज़ हो सकते हैं जो कि आप जहाँ पे जॉब मिल सकती है एक इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाले बंदे को। ठीक है, फिर आ जाती है बात सैलरी एंड फीस की। सैलरी क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी। कॉमन सी बात है, देखो सैलरी आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ साथ आपके कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो कॉलेज उतना मैटर नहीं करता है। स्किल्स अच्छी हैं, आप अपनी खुद की बातें दूसरों के सामने काफ़ी अच्छे से रख पाते हो, दूसरों की अपनी बातें अच्छे से समझा पाते हो। ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, पर्सनैलिटी में दम है, काफ़ी खुले हुए बंदे हो, काफ़ी अच्छे से समझ पाते हो, लोगों को समझते हो, समझाते हो, तो मतलब आपकी स्किल्स अच्छी हैं भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, तो आपको मिल जाती हैं उतनी सैलरी अच्छी। ठीक है, तो लेकिन सैलरी की मैं कोई पर्टिकुलर डिजिट नहीं बताऊंगा कि आपको कितनी मिलेगी, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपकी कॉलेज के ऊपर। ठीक है, फिर आ जाती है फीस की बात। तो फीस आपकी टोटली कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। टॉप कॉलेज जो होंगे उनकी फ़ीस हाई होती है, जैसे मान लो IIMs वगैरह में जाते हो, फीस हाई हो जाती है। लेकिन फीस हाई होती है तो उसमें ये दिक्कत नहीं है कि आपको फंड कहाँ से मिलेगा भाई अपनी जो एजुकेशन को फंड करने के लिए। वो बैंक्स आपको फाइनेंस कर देते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि भाई बंदा टॉप MBA कॉलेज में पढ़ रहा है, कल को ये वापस पैसे दे देगा। ठीक है, तो उनको अच्छा लगता है, वो फाइनेंस कर देते हैं, तो आपकी एजुकेशन आसानी से हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फीस भी आपकी कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करती है। सो गाइज यही था इस वीडियो में टोटली। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में से काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, और भी बहुत सारी डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड। आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट्स वगैरह को, और हमारी वीडियोस को। बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल नॉलेज है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।